नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। देश की राजनीति में फिर से गूंज रहा एक पुराना नाम और वो नाम है लालू प्रसाद यादव। आईआरसीटीसी घोटाला जो सालों से जांच के घेरे में था, अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित 14 आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए। अब शुरू होगा ट्रायल, यानी केस की असली सुनवाई। ईडी की जांच में जो कहानी सामने आई, उसने दिखा दिया कि कैसे राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक चालाकी को मिलाकर एक पूरी जालसाजी रची गई थी। फरवरी 2005 की बात है। डीएमसीएल नाम की एक कंपनी ने सुजाता प्राइवेट लिमिटेड से करीब 1.90 करोड़ रुपए में 2 एकड़ जमीन खरीदी। अब सवाल उठा कि इतनी बड़ी डील के लिए पैसा कहां से आया। ईडी के दस्तावेज बताते हैं कि इस जमीन को खरीदने के लिए पैसा अभिषेक फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक एनबीएफसी से 2 करोड़ रुपए का असुरक्षित लोन लेकर जुटाया गया, यानी बिना किसी गारंटी के लोन। और ये बात खुद में संदिग्ध थी। जांच में खुलासा हुआ कि इस लोन का एक हिस्सा जो है लगभग 51 लाख रुपए लालू यादव के करीबी सहयोगी प्रेमचंद गुप्ता के परिवार की एक कंपनी से आया था। यहीं से इस जाल की असली कहानी शुरू होती है। मार्च 2005 में लोन चुकाने के नाम पर डीएमसीएल ने 4 संस्थाओं को 100 रुपए प्रति शेयर की दर से शेयर जारी किए। ये शेयर सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी और कुछ बेनामी निवेशकों को दिए। धीरे धीरे कंपनी का पूरा नियंत्रण प्रेमचंद गुप्ता के परिवार के हाथ में चला गया और कुछ ही साल बाद डीएमसीएल की वही जमीन और कंपनी का स्वामित्व राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को ट्रांसफर कर दिया गया। 2016 से 17 में इस कंपनी का नाम बदल करके लारा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। इसके बाद इसे एक एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बदला गया और इसके नामित भागीदार बने राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। ईडी की माने तो ये सब मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया थी, जहां कंपनी के नियंत्रण और नाम को बार बार बदलकर भ्रष्टाचार से कमाई गई रकम को वैध दिखाने की कोशिश की। ईडी ने पाया कि वह जमीन जिसका बाजारू मूल्य था 44.75 करोड़ रुपया, वास्तव में भ्रष्टाचार से अर्जित की गई थी। इसीलिए ईडी ने इसे अस्थायी रूप से जब्त कर लिया। 24 अगस्त 2018 को ईडी ने लालू यादव सहित 16 व्यक्तियों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में अभियोजन शिकायत दायर की। इस घोटाले की टाइमलाइन देखते हैं एक बार। 2004 से 9 के समय में लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। 2005 से 6 के दौरान आईआरसीटीसी के 2 होटल, रांची और पुरी के बीएनआर होटल के टेंडर में गड़बड़ी हुई थी। लगभग 11 साल बाद 5 जुलाई 2017 सीबीआई ने प्राथमिक दर्ज की धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत। जुलाई 2017 में सीबीआई ने पटना, रांची, दिल्ली और गुड़गांव सहित 12 ठिकानों पर छापेमारी की। 16 अप्रैल 2018 सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल की। अब आता है 2023 से 25 का समय। कोर्ट में आरोप तय करने को लेकर लंबी सुनवाई चली। 13 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने औपचारिक रूप से आरोप को तय कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आदेश में कहा, आपने एक लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया है, टेंडर की पात्रता, शर्तों में हेराफेरी की और जमीन को अपने परिवार के नाम पर करने की साजिश रची। अब मामला ट्रायल में जाएगा, जहां कोर्ट टेंडर, दस्तावेज, आवंटन प्रक्रिया और रेलवे अधिकारियों की गवाही की जांच करेगा। अगर आरोप साबित हुए तो लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव और इनके साथ जो 14 अन्य लोग हैं, इनमें से 1 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि लालू परिवार पर एक और गंभीर केस भी चल रहा है, लैंड फॉर जॉब स्कीम, यानी कि नौकरी के बदले जमीन। आरोप है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तो रेलवे में ग्रुप डी की जो नौकरियां देने के बदले उम्मीदवारों से जमीन ली गई। ये जमीन बाजार मूल्य के केवल 1/4 या 1/5 हिस्से में हासिल की गई। रिपोर्ट के हिसाब से कुल 13 भूखंड इस तरीके से लालू परिवार को ट्रांसफर किए गए।
कई जमीनें सीधे राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव या फिर उनके नौकरों और सहयोगियों के नाम की गई। एक कंपनी है एके इंफो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, उसके जरिए ये जमीनें खरीदी गई और बाद में सिर्फ 1 लाख की मामूली राशि में शेयर ट्रांसफर करके परिवार को सौंप दी गई। ईडी के मुताबिक यह प्रक्रिया पूरे काले धन को सफेद करने का तरीका था। ज्यादातर सौदे नकद में हुए और सर्किल रेट से भी कम कीमत पर। अब सवाल है, इतने साल से चल रहे इन केसों का अंत कब होगा? क्या सचमुच कानून ताकतवर के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई कर पाएगा, या फिर ये भी एक लंबी न्यायिक कहानी बन के रह जाएगी? जैसा कि 20 साल हो गया इस बात को गुजरे। कोर्ट में ट्रायल अब शुरू हो चुका है। देश की नजरें अब राव रेवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर होगी जो तय करेगा कि ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है या वाकई भ्रष्टाचार की सच्ची कहानी। अब जब कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं तो राजनीतिक मोर्चे पर भी बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों का कहना है कि यह पूरा मामला राजनीतिक साजिश है। उनका आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाने और लालू परिवार को बदनाम करने के लिए इस केस को बार बार हवा दी जाए। तेजस्वी यादव का कहना है कि हम इस पूरे मामले को राजनीतिक प्रेरित मानते हैं। यहाँ सिर्फ हमें बदनाम करने और हमारे संघर्ष को कमजोर करने की कोशिश है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे और सच्चाई देश के सामने आएगी। वहीं उनके समर्थक भी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब जब चुनाव या बड़ा राजनीतिक मोड़ आता है, लालू परिवार के पुराने केसों को फिर से उछाल दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई का कहना है कि उनकी जांच पूरी तरह से सबूतों पर आधारित है और अदालत में पेश की गई चार्जशीट में हर ट्रांजैक्शन और कंपनी का कनेक्शन का रिकॉर्ड मौजूद है। एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी और दूसरी तरफ ईडी सीबीआई के ठोस दस्तावेज। अब असली परीक्षा होगी कोर्ट के अंदर, जहां पे तय होगा कि ये मामला सच्चा भ्रष्टाचार है या सिर्फ राजनीति का खेल। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ आईआरसीटीसी घोटाले तक सीमित नहीं है। भारत की राजनीति में एक पुराना पैटर्न बार बार दिखाई देता है। जब भी किसी बड़े नेता या प्रभावशाली परिवार पर आरोप लगते हैं तो तुरंत एक नई लाइन सामने आ जाती है। सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे, ये सब सत्ता पक्ष की साजिश है, विपक्ष को दबाने की कोशिश है। जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है या फिर किसी अपराधी को धर्म के आड़ में लाकर हमेशा से बचाया जाता है। यहाँ अपराधी के बीच में ये धर्म कहाँ से आ जाता है? खैर, ये टॉपिक अलग है, अभी राजनीतिक मुद्दे तक ही रहने देते हैं इसको। ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है, क्या हर जांच सिर्फ राजनीति होती है या फिर राजनीति के नाम पर कानूनी जवाबदेही से बचने का एक तरीका बन चुका है? क्योंकि जब भी कोई बड़ा चेहरा जांच के घेरे में आता है तो आम जनता को सत्य और साजिश के बीच की रेखा समझ नहीं आती है। कौन दोषी है और कौन पीड़ित है, इसका फैसला अब अदालत ही कर सकती है। और यही वजह है कि आज लोगों में यह भावना गहरी हो चुकी है कि बड़े नेता चाहे किसी भी दल से हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होना लगभग नामुमकिन है। कानून की लड़ाई लंबी चलती है और जनता का भरोसा धीरे धीरे खो जाता है। साफ साफ बात करते हैं, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये बहाना नहीं चलेगा कि विपक्ष को दबाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। जब सबूत खुद बोल रहे हो, जब दस्तावेज और जांच रिपोर्ट साफ बता रही हो कि कुछ गड़बड़ हुई, तो फिर किसी का राजनीतिक दर्जा उसे ढाल नहीं बना सकता। आप सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकते कि हमें फंसाया जा रहा है, ये राजनीति है। नहीं, अगर सच में आप निर्दोष हैं तो कानून के सामने साबित कीजिए। लेकिन अगर आपके खिलाफ सबूत है तो फिर चाहे आप सत्ता में हो या विपक्ष में, सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैं किसी एक केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस घोटाले को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात हर उस मामले की है जहाँ भ्रष्टाचार, घोटाला या जनता के पैसों से खिलवाड़ हुआ है। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, गलती करने वाला नेता नहीं अपराधी कहलाएगा। अच्छा, एक सवाल जो हर जागरूक नागरिक के मन में उठता है कि चुनाव से ठीक पहले ये मास्टर स्ट्रोक क्यों खेला जाता है? हमने दिल्ली में देखा, यहाँ चुनाव से ठीक पहले ही फाइलें खुल गई और वही कहानी बिहार में भी दोहराई जा रही है। और दूसरा सवाल है कि जब सत्ता पक्ष के लोग गलती करते हैं तो उनके खिलाफ इतनी कठोर छानबीन क्यों नहीं होती? क्यों सिर्फ विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई तेज होती है? ये सवाल हर नागरिक को परेशान करता है और चर्चा का विषय होना चाहिए। कानून को सत्ता या विपक्ष के हिसाब से नहीं, बल्कि अपराध करने वाले की दृष्टि से लागू किया जाना चाहिए। आप अपनी पार्टी को बचाने के चक्कर में जनता के पैसे से, जनता से खिलवाड़ मत कीजिए। ये बिल्कुल गलत है।
जनता का पैसा सुरक्षित रहना चाहिए और अपराधी को कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ कोई आम आदमी 500 रुपए की चोरी करता है तो समाज उसे किस नजर से देखता है, या किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम उस पर कोई दया नहीं देते और सही भी है, वो गलत कर रहा है, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब वही चोरी नेताजी करते हैं तो चीजें अचानक गायब सी हो जाती हैं। नेता पर लगे बड़े आरोप किसी तरह हल्के पड़ जाते हैं और अंधभक्ति की चादर तान दी जाती है। हमें समझते ही नहीं कि ये दोगलापन हमारे लिए कितना खतरनाक है। हम अंधभक्ति में इतने डूबे रहते हैं कि सच दिखना ही बंद हो जाता है। हम जनता जो इतना पा रहे हैं ना, शायद हम इतने के भी हकदार नहीं हैं, क्योंकि हमने अपनी आंखें और विवेक दोनों बेच दिए। जब छोटी चोरी पर खामोशी नहीं बरती जाती, लेकिन बड़ी चोरी पर पर्दा डाल दिया जाता है, तो ऐसे भ्रष्टाचार का नहीं, हमारे नैतिक पतन का भी संकेत है। इसलिए मेरा आग्रह है, पहले अपने अंदर झांकिए। नेता चाहे किसी भी दल का हो, अगर उसने जनता के पैसों के साथ खिलवाड़ किया है तो उसे माफ न करें। कानून और न्याय किसी एक वर्ग के लिए नहीं होते, ये सबके लिए होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कानून के किताब में नहीं रहना चाहिए, बल्कि असल में लागू हो। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।